जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों डी फार्मा इंटेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए आज हम एक बार फिर से बायोलॉजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। इस चैप्टर के यानी मानव जनन अंग इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के पिछली क्लास में हमने कुछ करीब 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अच्छे से समझा था और सॉल्व किया था। ये उसकी पार्ट 2 क्लास होने वाली है। उसी चैप्टर के कुछ बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम आज सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF स्टडी मटेरियल के साथ साथ डेली क्विजेज कराए जाते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को और भी इनक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट दे दें कि आगे से हमारी डी फार्मेसी की जो क्लासेज हैं वो हमारे सेकेंड चैनल A2B2 फार्मेसी पर आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस चैनल पर हमने मेन मोटिव इसका चैनल का जो होगा वो अपडेट्स के लिए होगा, पॉलिटेक्निक के लिए। तो आपको वो सेकेंड चैनल जो है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मादा स्तनधारियों जैसे कि बंदर, लंगूर और मानव में जनन चक्र जो है वो क्या कहलाता है। देखिए मादा स्तनधारियों जैसे कि बंदर हो गए, लंगूर हो गए, मानव हो गए, इनमें जनन चक्र जो है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आर्तव चक्र के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहला आर्तव कहलाता है जो किशोरावस्था पर शुरू होता है। देखिए पहला आर्तव कहलाता है जो किशोरावस्था पर शुरू होता है तो स्वयं बोलते हैं रजोतर्षण। यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिख रहा है आपको ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श आर्तव चक्र में आर्तव प्रावस्था रहती है। आदर्श आर्तव चक्र में आर्तव प्रावस्था जो है वो 3 से 5 दिन के बीच में रहती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 5 से 6 दिन दिया गया है, 1 से 3 दिन दिया गया है, 2 से 3 दिन दिया गया है, लेकिन ये 3 से 5 दिन जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर कुछ इस प्रकार से कन्फ्यूज कर सकता है। अगला प्रश्न है आर्तव चक्र की पुटकीय प्रावस्था के दौरान क्या घटित होता है। ऑप्शन नंबर ए है अंतःस्तर का पुनरुद्भवन यानी कि इंडोमेट्रियम जिसे बोला जाता है। बी है आपका अंतःस्तर के रुधिर पूर्ति में कमी। सी है अंतःस्तर का ह्रासित होना या फिर डी है अंतःस्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। आर्तव चक्र की पुटकीय प्रावस्था के दौरान क्या घटित होता है, तो उस घटना को हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम या फिर अंतःस्तर का पुनरुद्भवन। यहाँ पर ए ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। ये इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये नीट के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग में LH का तीव्र स्रावण क्या करता है। अंडोत्सर्ग में LH का तीव्र जो स्रावण होता है वो करता क्या है, इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए ये ग्राफियन पुटिका का फटना इसको रोकने का काम करता है, अंडा का निष्कासन मोचन भी करने का काम करता है। इसके अलावा अंडोत्सर्ग का काम भी ये करता है। LH का जो तीव्र स्रावण है LH का है, इसके बारे में हमने आपको पिछली जो क्लास हमारी हुई थी कल की क्लास में आपको डिटेल में बताया गया था। यहाँ पर ये सभी यानी ऑल ऑफ दिस डी ऑप्शन यहाँ पे आप लगाएंगे, आपका बिल्कुल आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग कब होता है। देखिए आप 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडोत्सर्ग कब होता है। देखिए अंडोत्सर्ग जो होता है वो आपका 14 से लेकर के यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बिल्कुल 14 से 16 दिन ही होगा। बी ऑप्शन अंडोत्सर्ग यानी अंडों का जो निर्माण होता है वो कब होता है विषण में, तो वो 14 से 16 दिनों के भीतर में हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना स्त्री में अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना है बताना है जो कि घटना स्त्री में अंडोत्सर्ग के संबंधित नहीं है। तो एस्ट्रोजन में कमी ये घटना जो है वो अंडोत्सर्ग के संबंधित नहीं है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आर्तव प्रवाह किसके अभाव से होता है। तो देखिए आर्तव प्रवाह जो है वो प्रोजेस्टेरॉन की कमी से या फिर इसके अभाव से होता है आर्तव प्रवाह जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। FSH दिया गया है, ऑक्सीटोसिन के द्वारा हो गया है, वेसोमेसिन है या फिर प्रोजेस्टेरॉन है। आर्तव प्रवाह जो है वो किसकी कमी से होता है, यानी ऐसी किस चीज़ की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में, किस हार्मोन की कमी हो जाएगी जिससे कि आर्तव प्रवाह जो है वो प्रभावित होता है।
तो देखिए ये प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाने के कारण आपके शरीर में इस हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो आर्तव प्रवाह जो है वो प्रभावित हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण गर्भाशय के अंतःस्तर एपिथेलियल ग्रंथियां और संयोजी ऊतक जो है वो टूट जाते हैं। तो आपने जो पहला प्रश्न अभी ऊपर किया था कि निम्न में से किसके कारण गर्भाशय के अंतःस्तर यानी जो आपके गर्भाशय के जो बाहरी भित्ति होती है, दीवार होती है, उसके जो ऊतक होते हैं वो टूट हो जाते हैं या फिर कमज़ोर हो जाते हैं, वो एक प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण ही ये आपस में टूट जाते हैं या फिर कमज़ोर पड़ जाते हैं। उसकी जो भित्ति है, जो बाहरी आवरण होता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है और वो टूटने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि स्तनीय अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित नहीं है। देखिए हम चारों ऑप्शन पढ़ के आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। यदि स्तनीय अंडाणु निषेचित नहीं हो पा रहा है तो इसका कारण ये हो सकता है कि एस्ट्रोजन का स्राव आगे कम हो रहा हो या फिर प्राथमिक पुटिका विकसित होना शुरू हो जाई हो। ठीक है, लेकिन ये जो पीत पिंड अवघटित हो जाएगा ये इसका रॉन्ग आंसर होगा। और अकॉर्डिंग टू हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्तो चक्र के शुरुआत से अंत तक हार्मोन के श्रावण का सही क्रम क्या है। आर्तो चक्र के शुरुआत से अंत तक हार्मोन के श्रावण का सही क्रम आपको बताना है। तो उसका सही क्रम जो है वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। देखिए उसका सही क्रम मैं आपको बता दूं तो इसका सही क्रम है जो है वो है आपका FSH के बाद आपका एस्ट्रोजन का श्रावण होता है और फिर प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण होता है। हार्मोन के श्रावण का ये सही क्रम होगा आर्तो चक्र के शुरुआत में। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको, सी ऑप्शन दिख रहा है, इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। ओके, अगला प्रश्न है, 8 से 16 कोशिका प्रावस्था का भ्रूण जो है वो क्या कहलाता है, उसे किस नाम से जानते हैं। 8 से 16 कोशिका की प्रावस्था का जो भ्रूण है वो तूतक कहलाता है। क्या कहलाता है? तूतक कहलाता है। तूतक के नाम से उसे हम कहते हैं, बोलते हैं। यानी 8 से 16 कोशिका उस भ्रूण में विकसित हो गए हैं तो उसे हम तूतक के नाम जानते हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अंतः समूह या भ्रूण कोरक ये किसको जन्म देता है। तो ये आपके भ्रूण को ही जन्म देता है। कोशिका का जो अंतः समूह यानी जो उसके अंदर का भाग होता है वो भ्रूण कोरक को जन्म देता है, जो कि भ्रूण जो होता है इसी का निर्माण करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्तनधारियों के पीत पिंड का मुख्य उत्पादन जो है कार्य उत्पादन क्या है। स्तनधारियों के पीत पिंड का मुख्य कार्य उत्पादन क्या है, यानी उसका मुख्य कार्य क्या है उत्पादन का। तो केवल एस्ट्रोजन का स्रावण है, प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण हो, या फिर मानोकोरियोनिक गोनिडोपिन का स्रावण है, या फिर केवल रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण है। ये सभी आपके हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोरियोनिक गेनिड्रोटोपिन या फिर रिलैक्सिन, ये सभी आपके हार्मोन्स हैं। रिलैक्सिन हार्मोन जो है जब इसका रिलीज होता है, जब इसका स्रावण होता है तो आपको अत्यधिक शांति मिलती है मन को, या फिर एक प्रकार से आपका जो है आपको रिलैक्स एक प्रकार से फील होता है। ठीक है, इसलिए इसको नाम पड़ा गया है रिलैक्सिन हार्मोन। स्तनारियों के पीत पिंड का मुख्य कार्य उत्पादन क्या है, तो वो है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिख रहा है आपका, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपने अभी ऊपर से जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सभी में आपको एक चीज़ दिखा होगा कॉमन रूप से कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना, इसका बहुत ही गहरा संबंध है पीत पिंड से। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका बहुत ही गहरा संबंध है आपके जनन तंत्र से। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो है बहुत ही बड़ा रोल है आपके जीवन के उत्पत्ति में। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि रिलैक्सिन हार्मोन एक है जिसका स्रावण जो होता है वो कहाँ पर होता है। अभी मैंने ये क्वेश्चन जो है आपको ऊपर समझाया था। देखिए रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया था, लेकिन पूछा गया है कि रिलैक्सिन जो एक प्रकार का हार्मोन है इसका स्रावण होता कहाँ पर है। तो इसका स्रावण जो है वो अंडाशय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अंडाशय द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ हार्मोन जैसे कि HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये सभी कहाँ उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे इनकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ होती है। तो इनकी उत्पत्ति जो होती है वो अपर द्वारा होती है, अपरा द्वारा या फिर कह सकते हैं आप, है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम याद रखिएगा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव प्रजनन तंत्र यानी नर प्रजनन तंत्र जो है इससे संबंधित निम्नलिखित संरचनाओं में से विषम का चयन करिए, यानी उससे संबंधित जो नहीं हो। तो देखिए विषण जालिकाएं हैं, इसका बहुत ही बड़ा संबंध है मानव जनन तंत्र में। इसके अलावा अधिविषण का भी संबंध है, शुक्र वाहिकाओं के भी संबंध है।
लेकिन जो संकीर्ण पथ है ये तो एक प्रकार से रुकावट है या फिर एक प्रकार से ये जो है बाधा उत्पन्न करता है मानव जनन तंत्र के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये विषम है, यानी इससे सभी से अलग है, इन तीनों से तो अलग ही है ना, इसलिए डी ऑप्शन जो है आप लगाएंगे, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शुक्रवाहिका शुक्राणु से एक नलिका प्राप्त करती है जो मूत्रवाहिनी में इस तरह खुलती है, किस तरह खुलती है, स्खलनीय नलिका के रूप में। यहाँ पर बी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, मूत्राशय मुख यानी यूरेथ्रल मीटस संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये मूत्रजनक नलिका का बाह्य छिद्र इससे संबंधित है, सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यही इसका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है, निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है, शुक्राशय, स्तन ग्रंथि, प्रोटेस्ट या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो इन सभी ग्रंथियों में से कौन सी एक सहायक ग्रंथि नहीं है आपसे पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो दिख रहा है नर सहायक ग्रंथि के बारे में बात किया गया है, नर सहायक ग्रंथि में, न कि मादा। तो स्तन ग्रंथि जो है वो नर में उपस्थित नहीं होता है, बल्कि जो स्तन ग्रंथि है वो मादा में ही केवल पाया जाता है, ठीक है, जिसको कि दुग्ध ग्रंथि भी आप बोलते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये आपका इससे संबंधित नहीं है, इसलिए आप लगाएंगे कि सर बी ऑप्शन जो है ये मेरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल सामान्यतः एक स्वस्थ मानव मादा की ओवरी में उपस्थित होते हैं कितने दिनों में, अभी ऊपर आपको क्वेश्चन कराया गया था, आतो चक्र के 11 से 17 दिनों के तक ये उपस्थित होते हैं। अगला है, शुक्र जन्म मोचन शुक्राणुओं के मोचन की एक प्रक्रिया है, ठीक है, शुक्र जन्म मोचन यानी कि स्पर्माइजेशन जो है वो शुक्राणुओं के मोचन की एक प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया होती कहाँ है, शुक्रजनक नलिकाओं में, शुक्रवाहक में, अधिविषण में या फिर प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है इसमें इसका जो कार्य है वो संपन्न होता है। देखिए इसका जो कार्य होता है, ये जो प्रक्रिया होती है वो शुक्रजनक नलिकाओं में ही होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं उनका आंसर 100% करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है और ये प्रश्न मैंने आपको ऊपर करा दिया था, निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो कि मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो आपने ऊपर ये क्वेश्चन किया था, LH जो है ये एक प्रकार का हार्मोन है जो कि अपरा मानव द्वारा जो स्रावित है नहीं होता है। तो इसके अलावा जो HCG है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ही उपयोगी हार्मोन है आपके मानव जनन तंत्र में। एक क्वेश्चन मैंने आपको भी ऊपर कराया था, तूतक यानी मोरुला जिसे कहा जाता है, एक परिवर्धनीय अवस्था है किसकी, तो ये है आपकी एक परिवर्धनीय अवस्था किसकी है, युग्मनज और कोर के पुटी के मध्य की। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए आपका जो मानव शरीर होता है, इसके शरीर उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं जिसको कि आप क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ये 46 की संख्या में होते हैं या फिर 23 के 2 जोड़ी होते हैं, ये आपने पिछली कक्षा में आपने पढ़ा ही होगा। तो निम्न में से किसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मात्र 23 ही होते हैं, मतलब इसमें 2 जोड़ी नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है द्वितीयक अंडक जो है, द्वितीयक अंडक, इसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन, इस क्वेश्चन को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए और स्क्रीनशॉट भी हो सके तो ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, अंडोत्सर्ग पर अंडप यानी अंड का झिल्लीमय आवरण जो है वो क्या है, यानी अंडोत्सर्ग जो है यानी जो अंडा है उस पर जो झिल्लीनुमा एक आवरण होता है, जो बाहरी परत होता है, उसको कहते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना रेडिएटा का नाम जानते हैं। इसके अलावा कोरोना जो है वो एक और चीज़ है जिसको बोला जाता है। अगर आप आते हैं फिजिक्स में, अगर आप फिजिक्स में जाते हैं तो फिजिक्स में आपका एक सूर्य के बारे में जानते हैं आप हैं, तो सूर्य जो है सन, ठीक है, आपका जो सूर्य है इसका जो बाहरी भाग होता है, ये जो सूर्य है इसके बाहरी जो आवरण होता है यानी जो बाहरी परत होता है, इसको भी हम कोरोना के नाम जानते हैं। क्या कहते हैं, इसे भी हम कोरोना के नाम से जानते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे हैं, आप इसको याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से विषम को पहचानिए। तो देखिए फिम्बी, कीपक, संकीर्ण पथ ये सभी एक समान है, लेकिन लघु भग्ष्टोष्ठ ये आपका इसमें से विषम हो जाएगा। अगला है, अंडाशय से अंडा मुक्त होता है, किस अवस्था में मुक्त होता है भैया, अंडाशय से जब अंडा मुक्त होता है तो वो किस अवस्था में, द्वितीयक अंडक अवस्था में, प्राथमिक अंडक अवस्था में, डिम्बाणु जनन अवस्था में या फिर परिपक्व अंड अवस्था में। देखिए अंडाशय से जब अंडा मुक्त होता है, रिलीज होता है, तो वो द्वितीयक अंडक अवस्था में होता है, ठीक है, न कि प्राथमिक। पहले प्राथमिक में, फिर उसके बाद द्वितीयक में जाता है, तब जाके इसका अंडा जो है वो मुक्त होता है। अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे है कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनते हैं।
द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनते हैं, 4, 8 या फिर 2। तो याद रखिएगा हमेशा के लिए, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं से कुल 2 शुक्राणु बनते हैं। कौन कौन से, 2, ठीक है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही जल्द आपको हम 2023 का जो एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कराया गया था डी फार्मेसी का, इसके एग्ज़ाम जो है वो कुल 3 दिन चले थे आई थिंक, ठीक है। और आपको तीनों ही दिन का जितना भी सेट में एग्ज़ाम पूछे गए थे, अलग अलग सेट के सभी सेट का मैं आपको फुल सॉल्यूशन चैनल पर कराने वाला हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा जो सेकेंड चैनल है फार्मेसी करके, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, A2B2 फार्मेसी, ठीक है। A2B2 फार्मेसी हमारा सेकेंड चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको यहीं पर इसकी ज़्यादातर वीडियो अब आगे से देखने को मिल सकती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, फर्टिलाइजिंस मुक्त किए जाते हैं। देखिए फर्टिलाइजिंस जो है मुक्त किए जाते हैं तो ये परिपक्व अंडों से ही मुक्त किए जाते हैं। दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो उसके नंबरिंग जो है आगे पीछे दिख रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आपके हर एक इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टॉपिक है, तो हर एक टॉपिक से जितने बनते हैं क्वेश्चन उसको यहाँ पर ऐड अलग अलग तरीके से किया गया है ताकि आपको पढ़ने में और समझने में कठिनाई ना हो। क्योंकि अगर हम मान लीजिए बात कर रहे हैं आँख की, आपके बॉडी किसी पार्ट की, मान लीजिए हम आँख की बात कर रहे हैं, आँख में हम रेटिना की बात कर रहे हैं और तुरंत हम आपके पैर की फीमर की हड्डी के पास पहुंच गए, तो इसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अगर हम आँख के बारे में बात कर रहे हैं तो आँख के बारे में ही हमें डिटेल में अध्ययन करना होगा। जब हम आपके पैर की सबसे बड़ी हड्डी जो जांघ की हड्डी होती है, ठीक है, इसको फैबुला के नाम जानते हैं, जब इस हड्डी को इसके बारे में हम बात करेंगे तो इसी के बारे में ही बात करेंगे। इसके अलावा जब हम कान के बारे में बात करते हैं तो कान में सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जिसके बोलते हैं, स्टेपिज आपके कान में पाई जाती सबसे छोटी हड्डी है। तो जब इसके बारे में हम बात करेंगे तो केवल इसी के बारे में बात कर लेंगे। इसीलिए हमने क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज जो है आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसको यहाँ पर हमने ऐड कर रखा है। ताजे मुक्त हुए मानव अंडे में क्या होता है, एक वाई गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र, 2 एक्स गुणसूत्र या फिर एक एक्स गुणसूत्र तथा एक वाई गुणसूत्र। ताजे मुक्त हुए मानव अंडे में क्या होता है, तो देखिए उसमें एक एक्स गुणसूत्र होता है। बी ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, ये इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाओं की स्थिति व श्रावण है। लीडिंग कोशिकाओं की स्थिति व श्रावण है तो वो है आपका विषर टेस्टोस्टेरोन, यानी लीडिंग कोशिकाओं की स्थिति है यानी जो उसका श्रावण होता है वो विषर में किस रूप में होता है भैया, तो टेस्टोस्टेरोन के रूप में होता है, ठीक है। अगला है आपका, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया व तारक केंद्र पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया व तारक केंद्र जो है वो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। पिछली क्लास अगर आपने ली होगी, डीपली अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको इसका आंसर पता रहा होगा क्योंकि हमने कल की क्लास में आपको इसके बारे में बताया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, लीडिंग कोशिकाओं की स्थिति व श्रावण क्या है। लीडिंग कोशिकाओं की स्थिति व श्रावण, तो आपका वही क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमा दिया गया है, विषण और टेस्टोस्टेरोन, यही डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्राणु में एक्रोसोम यानी अग्रपिंडक क्रिया उत्दीपित की जाती है, तो ये की जाती है फर्टिलाइजिंग के श्रावण के द्वारा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों आपने परखनली शिशु के बारे में सुना होगा। परखनली शिशु वो कहलाता है जो कि निषेचन की इन विट्रो विधि से पैदा हुआ हो। क्या विधि है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो परखनली शिशु है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किस विधि से हुई है, तो इसकी निषेचन की जो विधि है वो इन विट्रो विधि कहलाता है। क्या कहलाता है, इन विट्रो विधि से पैदा हुआ हो उस व्यक्ति, उस जो शिशु होगा उसे हम परखनली शिशु के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 28 दिवसीय मानव अंड चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। 28 दिवसीय मानव अंड चक्र में अंडोत्सर्ग जो है वो 14वें दिन होता है। सी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यही इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारी आज की जो क्लास का है वो आखिरी प्रश्न होगा क्योंकि ये जो चैप्टर आपका है मानव जनन अंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसकी पहली क्लास हमने आपको कल दी थी और ये आज की क्लास सेकंड है जिसमें हमने आपको लगभग 50 से भी अधिक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। थोड़ी स्पीड में ही क्वेश्चन को समझाया लेकिन उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लास को 1 से 2 बार लेकर के रिवाइज़न ज़रूर कर लें
इसके सेकंड क्लास में, यानी इसकी एक क्लास और होगी, तीसरे चैप्टर क्लास में इसी चैप्टर के हम जितने क्वेश्चन इसके बनते हैं, जितने भी टॉपिक बचते हैं, उससे मिलते जुलते जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करा देंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।